किसके? आइए, नया चैप्टर है यार। अब तो खो गए होंगे यार, देख दूंगा यार। ठीक है आइए, ये बस चैप्टर देखना बेटा। चैप्टर का नाम है सर जी टाइम ऑफ सप्लाई। मैं इसी में ही ऐड कर दूंगा एक दो चीजें, फिर भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप ये कह सकते हो ये लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है इसमें डेटा नहीं है, पूरा डेटा, कहीं कुछ नहीं मिस है। हाँ जी, क्या मैडम? क्या है? लिखने दिया करो। देखो वो पहले वाली प्रॉब्लम कितनी छोटी बना दी ना मैंने तुम्हारी, एक में वो इशू ही नहीं रहा, मैंने सुनाई वो इशू खत्म कर दिया मैंने। ऐसे क्या क्या बोलते रहो। ठीक है आइए, सर मेरा आपसे एक सवाल है। आपको अब ये बहुत अच्छे से पता लग गया है कि जीएसटी एक टैक्स है, और ये टैक्स क्यों लगता है? सप्लाई किस चीज की? पर आपने सप्लाई कब करी? और अगर सप्लाई करी तो उसका टाइम क्या है? और आप बोलोगे टाइम जानना ही क्यों है? टाइम इसलिए जानना है क्योंकि जब इस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जब ये पता लगेगा हमने आज सप्लाई करी, तो पेमेंट उसके अगले महीने होती है। सरकार का इंटरेस्ट क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन पे, सप्लाई तो होता है बेचना, सप्लाई की डिफिनेशन सर ये सप्लाई है कि नहीं है, यस और नो, ये तो फर्दर निकलते रहेंगे। वो एसी बेचा, सप्लाई है कि नहीं है, सप्लाई है। सर्विस दी, सप्लाई है कि नहीं है। व्हाट वाज द टाइम, मैंने कब बेचा? और फिर आप बोलोगे सर क्यों पता करें, क्यों पता करें टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? क्योंकि बेटे अगर टाइम ऑफ सप्लाई आज है, आज क्या तारीख है? 28 अक्टूबर। तो बेटे आपको अगले महीने 20 नवंबर को पेमेंट करनी है इसके जीएसटी की। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे? इट आइडेंटिफाइज, टाइम इज एग्जैक्टली द डेट। टाइम का ये नहीं होता 8 बजे सप्लाई करिए 10 बजे करिए, डेट चाहिए मेरे को। क्या है? नहीं, 20 ऑफिशियल डेट। हर जैसे आपने अगर मैं बोलूं इस महीने जितनी भी दुकानें कुछ ना कुछ बेच रही है, तो सिंपल रखते हैं। डोमिनोज वाला क्या करता है, उसने अभी के अभी पिज्जा, होता क्या है देखो, अगर मैं डोमिनोज की बात करूं, अब मैं डोमिनोज के सीक्वेंसिंग की बात करता हूं। सबसे पहले आप डोमिनोज में जाकर क्या करते हो बेटा? ऑर्डर करते हो। और उस जैसे आपने ऑर्डर करा, मान लो अभी क्या टाइम हुआ, 2:13। फिर आप करते हो पेमेंट, उसी टाइम पेमेंट मांगते हो। जब ऑर्डर करा तो पेमेंट करने में मान लो 2:15 हो। फिर आपका ऑर्डर करा जाता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ही करा जाता है ना, या नहीं बोलते उसे मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अगर आप दूध में चीनी डाल देते उसको भी मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। और क्या, चीनी डालते हो ना दूध में, हाँ ठीक है। तो मैन्युफैक्चर हुआ बेटा 2:45। आपने पिज्जा को कंज्यूम करा 3 बजे। मेरा आपसे सवाल है, ये क्या कर रहे हो सर आप? इतना ऐसे कौन सोचता है सर? हम तो वहां जाके ये सोचते हैं कि पिज्जा खाना कौन सा है। हाँ, नहीं, आप चाहे खाओ या ना खाओ, सरकार क्या बोलेगी? आधा पिज्जा खाया तो आधा टैक्स दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो बेसिकली
आप मुझे बताइए ये सप्लाई है कि नहीं है? ठीक है, ये सप्लाई क्यों है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर हो गई या मैंने आपको सेल करी है? सेल करी है। तो मैं सेल का एग्जैक्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, इतना गहरा क्या जाना, ठीक है। सेल जिस भी टाइम पे हुई, ठीक है, क्या होता है उसमें कुछ नहीं हमको जाना उसके अंदर। आप मुझे बताइए व्हाट इज द टाइम ऑफ सब, मतलब मैं कब मानूं कि सर ये सप्लाई हो गई है? जब आपने ऑर्डर दिया तब। और अगर मैं आपको बोलूं इनवॉइस कितने बजे मिलेगा आपको, पेमेंट कर दिया आपको 2:16 पे इनवॉइस मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कौन सा इवेंट है जिससे मैं बोलूंगा इस टाइम पे मैंने बेचा? इनवॉइस। आपको लग रहा होगा सर ये क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई इसमें निकला क्या? आज क्या डेट है बच्चे? तो क्या डेट है आज? 28 है ना? कोई बात नहीं यार, क्लास का टाइम भी गलत चल रहा है आपका, दिन भी अलग चल रहा है। मेरे को आप एक बात बताइए टाइम ऑफ सप्लाई कौन से दिन का निकला? पर सर ये तो सारे ही 28 का है बेटे। अगर मैं यहाँ पे दिन बदल दूं तो मान लो तुमने ऑर्डर करा था 20 अक्टूबर को, पेमेंट करी थी 22 अक्टूबर को, बन गया था 23 अक्टूबर को पिज्जा, और आपने 5 दिन बाद खाया। और इनवॉइस कब इशू हुआ? 23 अक्टूबर। 23 होगा। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है सर निकालना क्यों है टाइम ऑफ सप्लाई, क्यों निकाल रहे हैं? अगर हर ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई होता, दिस इज द पॉइंट आई हैव सप्लाइड यू। इसको ये मत सोचिए सर हमने सप्लाई का बारे में, एक दिन सरकार को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई कि इस दिन बेचा। क्यों? क्योंकि ये जो भी मंथ है ना बच्चे, अब इसका पर्पस समझिए। विच मंथ इज दिस इज अक्टूबर। अक्टूबर में मैंने जितनी भी सेल करी है ना, सप्लाई करी है, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है, उसकी पेमेंट कब कर रही है मालूम है? 20 अगले महीने की 20 तारीख को सरकार को इसके ऊपर जीएसटी रिसीव हो जाना चाहिए। नहीं हुआ देन यू आर एट अ डिफॉल्ट। 1 नवंबर। अब मुझे बता व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 1 नवंबर। कौन सा महीना है? नवंबर है। 20 दिसंबर को जाएगी फिर। 31 अक्टूबर, अक्टूबर है। 20 नवंबर। उससे नेक्स्ट जो भी महीना वो है उससे अगले महीने की 20 तारीख। जेल हो जाएगी तेरे को, समझ रहे? मतलब वैसे बता रहा हूँ इस लेवल तक जा सकते, समझ रहे हो? यहां तक आपको क्लियर है? अब हमने यही फिगर आउट करना है कि सर ये टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ना ये चीज लिख लें एक बार, साथ साथ ही लिख लो दैट व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएमएस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हाँ जी, इसका एंट्री का किसका? 20 का मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। बेटे एफसीएम की फुल फॉर्म क्या है? वेरी 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 गुड। और बेटे आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोनों देखेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा, डोमिनोज जब आपको पिज्जा बेचता है, मान लो मिस्टर ए,
डोमिनोज ने पिज्जा बेचा, इसको क्या बोला जाता है मालूम है? जो इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस। डोमिनोज ने पिज्जा बेचा, एक पिज्जा कितने का आता है जी? मान लो एक्स्ट्रा चीज वाला, ठीक है, लार्ज पिज्जा 1,000 तक का आता है। वेरी एक्सपेंसिव, मुझे तो पता नहीं, मुझे भाई कभी जाता नहीं। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा इस पे? 2.5%। कितने रुपए का आएगा रे? 25-25। बिल कितने का बनेगा जी? 1,050। 25, 2.5%, 25 रुपए, 25 रुपए और 1,050। मेरा आपसे सवाल, आप जब पिज्जा खाने जाते हो तो आप कितना पे करते हो? एंड प्लीज आज ये मान के चल लेते हैं कि आप आज ही पिज्जा खा रहे हो। ठीक है, तो इनवॉइस किस दिन का होगा? 28। अब आप मुझे बताइए, ये जो डोमिनोज के पास जो भी पैसा आया, अपने लिए कितना आया? 1,000। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगी? स्टेट गवर्नमेंट को सेल्फ। मेरा आपसे सवाल, ये जो 25 रुपए कौन सी तारीख को देगी सरकार को? ये एग्जैक्टली 20 नवंबर। सो दैट्स द लास्ट डेट। इससे आगे जाओगे तो ब्याज लग जाता है। पेमेंट ऑफ जीएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे, लेट पेमेंट करोगे तो ब्याज लग जाएगा। कैसे पेमेंट होती है वो भी देखना। क्या मैं 10-11 को पे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। 20 तो लास्ट डेट है ना, ठीक है। और ये 25 रुपए भी कब पे करोगे बेटे? 20/11। वेरी गुड। इसको पेमेंट करते टाइम कैन यू यूटिलाइज आईटीसी? ऑब्वियसली। तो जब मैं पे कर रहा हूँ, अगर मैंने डोमिनोज ने सरकार को बोल दिया कि मेरे पास तो आईटीसी पड़ा, तो माइनस हो जाएगा। वो आपने चैनल सारा देख लिया, किसका आईटीसी किससे माइनस हो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आपने पिज्जा ऑर्डर करा और आपने कोई पेमेंट नहीं करी। अच्छा, इस सिस्टम को पूरा बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज ये सिस्टम होता है जिसमें जो सप्लायर होता है उसके ऊपर सारी ऑब्लिगेशन। एक बात बताओ, आप पिज्जा खाते हो, आप जाते हो जीएसटी डिपार्टमेंट, चलो पिज्जा खा लिया, अब इसके ऊपर जीएसटी पे करने चलते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। बिकॉज जो भी रेसिपिएंट है, दे आर फ्रीड फ्रॉम द प्रोसीजरल कंप्लायंस। कंप्लायंस तो सारी की सारी किसके ऊपर पड़ रही है? दुकानदार के ऊपर पड़ रही है। वो बेच रहा है, उसके ऊपर टैक्स है। तो आप ये कह सकते हो कि ये टैक्स किसने लगता है? क्योंकि आपने पिज्जा खाया या दुकानदार ने सप्लाई करा? Exactly, because GST is on supply and being an indirect tax, the burden is shifted to the consumer. मुद्दे की बात यो है, मिस्टर ए ने पिज्जा तो खा लिया पर पैसे नहीं दिए। क्या सरकार ये बोलेगी कोई बात नहीं, जब पैसे आएंगे तब दे देना जीएसटी? ऐसा नहीं होता। मैं आपको बातों बातों में बता रहा हूँ, मेरी दुकान से चाहे कैश सेल हो रही हो चाहे क्रेडिट सेल हो रही हो, अगर आज बिक गया तो अगले महीने मेरे को जीएसटी पे करना। आप पैसा दो या ना दो, इररेलेवेंट हो। आप मुझे बताइए, दुकानदार परेशान होगा कि नहीं? बिकॉज अगर मेरा कस्टमर मेरे को पैसे नहीं दे रहा, एक तो मेरा पैसा डूबा, ऊपर से आई हैव टू पे जीएसटी। और इसमें सरकार का बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले के वैट सिस्टम में भी ऐसा ही होता, तो सरकार ने कोई आपके ऊपर बम नहीं गिराया। पहले का वैट सिस्टम होता था जीएसटी से पहले, दुकानदार बोले ये क्या कर रहे हो आप जीएसटी में, मेरे को तो पैसा नहीं मिल रहा। बोले पहले भी तो यही चल रहा था ना, कुछ चेंज तो नहीं करी ना। नहीं बात, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय आरसीएम? आरसीएम इज एग्जैक्टली रिवर्स चार्ज। आप में से
कोई बच्चा है जिसने LIC करवाई? आप में से कोई बच्चा है जो LIC कराना चाहता है? नहीं कराना। अगर नहीं कराना चाहते तो हाथ खड़ा करो भाई। बाकी बच्चे कराना चाहते, कल फॉर्म आ जाएंगे, साइन कर देंगे। ठीक है, LIC करानी चाहिए क्या? बहुत जरूरी होती है बेटे, बहुत जरूरी होती है। कोविड के बाद से कितनी जिंदगी क्या पता बेटा, कमीशन नहीं, इमेज अच्छी हो जाएगी ससुराल में। LIC एजेंट है मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, शादी होगी ना। ठीक है, तो LIC जो है, टेक्निकली LIC कैसे ऑपरेट कर रहा है आपको पता है कैसे कर रहा है? LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है। LIC ना आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगी, आप जैसे पॉलिसी बाजार या उस पे जाओगे ना, LIC उस तरीके से बिजनेस कर ही नहीं रही इंडिया में, विच इज आई वुड से कि वो सही चीज है भी और सही चीज नहीं भी। कौन सी? LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और आगे कंपनी का नाम क्या मुझे नहीं पता, बट ब्रांड इज LIC। LIC क्या करती है आपको मालूम है? LIC इंश्योरेंस बेचती है किसके थ्रू? एजेंट्स के थ्रू। आप अभी इसको लिखना मत। LIC क्या करती है? LIC एजेंट्स को बोलती है कि तुम पॉलिसी बेचो, तुम अपने रिश्तेदार को बेचो, फ्रेंड्स, फैमिली, दामाद, ठीक है, अपने सन इन लॉ, ऐसे करके, तो ऐसे, और फिर उनको आगे बोलो कि और बच्चों को बेचे, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, फिर आप आगे और आगे बोलो, खालसा कॉलेज में बोलो LIC जरूरी है, बोलना मैडम जाके, ठीक है। नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने तो बोल ही रहा हूँ, तुमने फिर भी नहीं करा रखा तो। ठीक है, तो बेसिकली LIC ऐसे ऑपरेट करती है, और एजेंट क्या करता है बेटे? जो जो रिलेशंस पे उसका कंट्रोल है, जहां पे वो टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने LIC नहीं कराई तो मेरे खाने में नमक कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो मेरे को करानी पड़ती। पर मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं, मतलब मेरे को ना, जब जैसे बात हो रही होती है ना, जैसे मदर इन लॉ से और फादर इन लॉ से, तो वो ना मतलब चाहते हैं कि मैं बोलूं कि LIC बहुत अच्छी है, जो समझाते हैं कि नई पॉलिसी आई है, मैं एकदम डर जाता हूँ, हे भगवान, अगर नई पॉलिसी आ गई है तो कितनी पॉलिसी लूंगा, और LIC कितनी, तो मैं ना बहुत ले रखी है, मतलब मैं गिनता नहीं, दुख होता है, ठीक है। हाँ, मतलब 7-8 पॉलिसीज होंगी, और अभी रुद्रांश 1 साल का, वो उसकी भी पॉलिसी हो चुकी है, इनाया की, ऐसे जागृति मैम की भी, हाँ, वो करवाई हुई है, पर मैं नहीं देता वो पॉलिसी का प्रीमियम, वही दे, ठीक है। सो बेसिकली ना, मतलब मैंने इतनी पॉलिसीज करा ली हैं, काम की होगी, लेकिन अभी तक तो कोई काम नहीं आई, और भगवान करे नहीं है काम अभी, क्योंकि काम मेच्योरिटी पे ही होता है उसका फिर, ठीक है। तो कभी कभी मेरे को ये लगता है कि ज्यादा पॉलिसी करा ली तो कि मैम को ये ना लगे कि जिंदा रहने में इतना फायदा नहीं लग रहा मेरा। प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं मेच्योरिटी के साथ, समझ रहे हो, नमक की जगह बस, ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, LIC एजेंट क्या करता है बेटा? रिलेटिव 1, रिलेटिव 2, रिलेटिव 3, रिलेटिव 4, रिलेटिव 5, और कुछ कुछ रिलेटिव को तो एक से ज्यादा पॉलिसी बेच देते हैं बेटे। आप मुझे बताइए क्यों बेच रहे हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये पैसा किसको देंगे? I mean, जो प्रीमियम है LIC, सारा पैसा किसके पास जा रहा है? LIC।
और LIC इन एजेंट्स को क्या देगी? अब आप मुझे बताइए। नहीं बेटे, घर की बात है बेटे, मैं ऐसे नहीं सोचता आप जैसे सोच। हाँ बेटे, मैं क्या होगा, 4-5 पॉलिसी और करा लूँ। होंगी 7-8 तो। मैं देखता नहीं, मेरे को फिर अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है इतनी खराब इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, पर मैं वो चीज कर नहीं सकता। बट एनीवेज 1-2 पॉलिसीज कराना इज लॉजिकल, ठीक है, लेकिन 7-8 इज डेफिनेटली लॉजिकल। कितना ही डरेगा इंसान। हाँ दुष्यंत सर नहीं कर, मैं उन्हें बोला था एक बार, कह रहे मेरे आगे पीछे कोई आई बच्चे और करके क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर LIC भी हो जाएगी, ठीक है। पर मतलब ये है कि एक एक पॉलिसी कराना तो रीजनेबल है, ठीक है ना, 1-2 पॉलिसी तो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में फॉर्म ले आऊंगा बेटे, भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक, हाँ कमीशन, मैं कोई कमीशन नहीं, या फिर टेस्ट, बच्चा टेस्ट ही देगा मुझे पता ठीक है। हाँ ये कर सकता हूँ यार, जिसके सबसे कम नंबर रहेंगे उसकी LIC, ये सही रहेगा ना। मुद्दे की बात ये है, अब आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या लग रहा है, हु इज द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस? नॉट फॉर द पॉलिसी, एजेंट। एक बात बताओ, आप किसी को पैसा तभी देते हो जब वो बंदा कोई सर्विस दे रहा है। LIC इसको पैसा दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि एजेंट ने इसको क्या दी है? सर्विस, एजेंसी सर्विस, सॉलिसिटेशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तो मैं इसको रिवर्स में लिख रहा हूं, LIC एजेंट जो है उसने किसको सर्विस दी है बच्चे? LIC को। ये सप्लायर है और ये कौन है बच्चे? नाउ आपको क्या लग रहा है, इज इट लॉजिकल कि सरकार बोले हर LIC एजेंट को, क्योंकि तुमने सप्लाई करा है, क्या सप्लाई करा है, गुड्स या सर्विस? सर्विस। हालांकि हम देखेंगे व्हाट इज गुड्स व्हाट इज सर्विस। क्या ये लॉजिकल है हजारों एजेंट्स होंगे बेटा कि उनको बोला जाए आप GST में रजिस्टर हो, GST चार्ज करो, फिर इनसे मैं पेमेंट लूंगा, फिर इनको बोलूंगा अपनी डिटेल सबमिट करो, वो सेंस ही नहीं बन रहा है। मेच्योरिटी पे तो मिलेगा, पर एजेंसी पे तो आ जा, मेच्योरिटी की क्यों पड़ी है पॉलिसी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या LIC, मान लो LIC ने LIC एजेंट को 5 लाख रुपए दिए, क्यों? क्योंकि फीस कितनी थी जी, कमीशन की फीस कितनी बन गई? 5। तो क्या ये एजेंट GST भी चार्ज करेगा? नहीं, है ही नहीं इस पे, है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पे क्या सिस्टम है बच्चे, RC, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो रेसिपिएंट है उसी को ही सरकार के पास जाके GST जमा करा, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना एजेंट के ऊपर लगाऊंगा। बेटे एजेंट ऐसे थोड़ा ना होता है, वो इंडिविजुअल्स है, वो कहाँ रजिस्टर कराएंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, उनको आप बोलोगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या, वो तो टाइम देखेंगे बेटे उनको समझ आएगा सप्लाई क्या होता है, टाइम क्या है, समझ रहे हो। सो बेसिकली LIC को ही जाना पड़ेगा। और मान के चल लीजिए, अब मैं पहले बिल बना देता हूं, हालांकि बिल भी बनाने का नहीं होता, तो एजेंट ने जो बिल बनाया वो क्या बनाया जी, फीस 5 लाख। आप मुझे बताइए क्या GST चार्ज होगी? नहीं होगा, बस GST चार्ज नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब कितने रुपए LIC ने देने? 5 लाख। और मान लो इसके ऊपर 50,000 का GST था, मान लो 10%, तो कौन पे करेगा? LIC विल पे 50,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। 25-25 मान लो ना बच्चे, CGST और अल्टीमेटली जेब से तो 5,85 जाना था ना। अगर इस पे फॉरवर्ड चार्ज हो भी जाता तो भी मैं 5 लाख प्लस 50,000 बोलता, 5,85 मांगता। ना ना ना, सब पे नहीं है, केसेस डिस्कस करे जाएंगे।
विच इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल। LIC एजेंट आप भी बन सकते हैं, मैं नहीं हूँ। आई एक्ट लाइक LIC एजेंट बट आई एम नॉट। LIC एजेंट बनने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाँ सप्लायर, हाँ तो वो पॉलिसी मेन जो है वो तो, अब जैसे मान ले मेरे पास पॉलिसी है, ठीक है, तो मैं कस्टमर हूँ और सप्लायर अल्टीमेटली कौन है? LIC। पर भाई वो जो बेचा है तो वो तो एजेंट के थ्रू बेचा ना, तो एजेंट और LIC का भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। और ये स्पेसिफिक बात है, ऐसे मेरे को आपके साथ 14 से 15 एग्जाम्पल करूंगा 10-15 क्लासेस के बाद, जिन पे RCM है और सरकार ने सोच समझ के रखा हुआ RCM, ठीक है, कि इनके ऊपर लगाने का बात नहीं है। आप मुद्दे की बात पर आइए, एक बार सुनना, हाँ लिख लो एक बार। मुझे बताइए अल्टीमेटली LIC चाहे फॉरवर्ड चार्ज होता रिवर्स होता 5-85 जाते, मुद्दे की बात ये है LIC पूछ रहा है मैं पे कर दूंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूछ रही है क्या मुझे इसका ITC मिलेगा? LIC कह रही है मैं 5 लाख है, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मेरे लिए तो इनपुट सर्विस ही है, मैं तो एजेंट से सर्विस लेता हूं तभी तो बेच रहा हूं। क्यों? ये आप रेसिपिएंट हो, आपको किसी ने सर्विस दी है तो आपको ITC नहीं मिलेगा? बिल्कुल ITC मिलेगा, यस ITC मिलेगा। आगे सुन लो बात, LIC ने सरकार को कितने रुपए पे करने? 25 हजार, 50 हजार। LIC कह रही है मेरे पास ITC पड़ा हुआ है पहले से, तो मैंने सरकार को देना 50, तुम्हें जो ITC पड़ा वो यूज करो, नहीं कर सकते, ये कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थोड़ा ना तुम्हारी। कहने का मतलब ये है, ये वाली लायबिलिटी जो है हैज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर। अब आप कैश लेजर समझोगे नहीं अभी, हैज टू बी पेड थ्रू कैश, इतना समझ लो। बेटे इसको पे करने के लिए ITC थोड़ा यूज कर लोगे? हाँ जी, ITC उसको मिलता है जो परचेज करता है। LIC ने क्या परचेज नहीं करी सर्विस, तो फिर ITC नहीं मिलेगा। LIC बेच थोड़ा रहा है ओ भाई, यार ये भी तो इन फ्यूचर किसी ना किसी को फिर सर्विस दे रहा है ना। आप सिर्फ इस सर्विस की बात करो ना, LIC is receiving the service or not, and if I receive the service I pay the GST, I'll get the ITC। हाँ ठीक है, अब अगर मान ले यहाँ पर हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने फैन खरीदा, AC खरीदा, ये सब चीजें प्रोजेक्टर खरीदी, उस पर GST पे करा हुआ है, तो क्या मुझे ITC मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। सो रिसीवर को तो ITC मिलता है और सेलर को ITC मिलता है। यार एक सेलर भी तो रिसीवर ही होता है ना। अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है सर्विस रिसीव नहीं कर रहा मैं कितनी सारी? बिजली का बिल आएगा, वाईफाई का बिल आएगा, ठीक है, और भी अगर किसी को भी AC का बिल आए, AC खरीदा वो तो GST तो कितना सारा, मैं कितनी सारी चीजें प्रोक्योर कर रहा हूं टू प्रोवाइड यू सर्विस। तो मैं सप्लायर भी हूं, मैं रिसिपिएंट भी हूं एट द सेम टाइम। सो आप सिर्फ उस एंगल से, इफ आई एम रिसीविंग विल आई गेट ITC, व्हाट आई एम पेइंग, आई गेट द ITC। नो, सिंपल सी बात है ना, तुम परचेज करो तो ITC में, बेचोगा तो आउटपुट टैक्स लाए। बताइए क्लियर है? RCM क्लियर है बच्चे? चलिए ग्रेट, बस ये, हाँ जी ये लिखना है। और इसमें दो बातें मेन पता है क्या थी, कि ये जो आप पे करते हो दैट द अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट हैज टू बी पेड इन कैश, एंड वंस यू पेड इन कैश, इसके बारे में बात करेंगे ITC चैप्टर में, क्या आपको इसका ITC मिल जाएगा? यस। तो अभी लिख सकते हैं वंस पेड इन कैश। सर जी पे नहीं करा, भूल जाओ ITC मिलेगा। तो ITC मिलने की कंडीशन है ये, पहले पे करो सरकार को, ITC मिलेगा। ओनली इन दिस केस पे करिए और फिर मिलेगा। चलिए नोट कर लो बेटा एक बार इसको, स्टार्ट होगा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, स्टार्ट करें। ये तो मैं बता रहा था कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, और LIC अच्छी होती है, ये बताया था। तो आपको सारी बातें समझ आएगी बेटे। देखो LIC की पॉलिसी लोगे तो जल्दी खत्म हो सकती है क्लास, नहीं तो आज छोड़ दूंगा, नहीं होते। ठीक है, ठीक है ना, पढ़ रहे हो ना? ठीक है, कूल, ठीक है। आज हाँ
5 लाख ना मैडम, एजेंट ने बोला कि मैंने आपकी पॉलिसी बेची तो 5 लाख रुपए का चार्जेस। कहाँ पर फीस? फीस FEES। चलिए नोट कर लिया। पॉलिसी ले लोगे तो नोट सिखा दूं। तो यार हाँ जी, वो पुराना ITC कुछ नहीं होता। ITC बोल सिर्फ अभी जितना सीखा उस हिसाब से बोल। कर लिया नोट? जल्दी करो बेटे। आइए, हो गया? हटा रहा हूं मैं, नहीं लिखा अभी। वेरी स्लो यार। RCM वाला जल्दी लिखना बेटा, जल्दी जल्दी बोलना है बेटे, बहुत सारी चीजें। तो 4:30 बज जाएंगे बेटे आज इसमें। हाँ 5 तक पढ़ लोगे आज? करा दूं टाइम ऑफ सप्लाई? हाँ मन कर रहा है ना? गुड, अच्छा लगा सुन। हाँ तो यही लंबा खींच देंगे, देखते हैं। चलो बच्चे कैसे देखते हैं। 5 बजे तक पढ़ाऊंगा जो भी होगा, 5 बजे। कौन सी पढ़ानी है यार? चलिए और टाइम ऑफ सप्लाई जो है बेटा आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का अलग निकलता है। टाइम ऑफ सप्लाई के 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 जो कि है गुड्स और सेक्शन 13 जो कि है सर्विस। तो इसके रूल्स अलग है, गुड्स के रूल अलग है, सर्विसेज के रूल अलग है। सबसे पहले हम लोग गुड्स को समझें। सेक्शन 12 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अगर आप सेक्शन 12 को ढंग से एनालिसिस करोगे तो एक तो है जी 12 सबसेक्शन 1, आगे रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है 12 सबसेक्शन 2, फिर उसके बाद कौन सा बेटा 12 सबसेक्शन 3, उसके बाद बच्चे 12 सबसेक्शन 4, उसके बाद 12 सबसेक्शन 5, उसके बाद 12 सबसेक्शन 6, उसके बाद इसके आगे नहीं है, डोंट एक्ट स्मार्ट, उसके आगे 12 सबसेक्शन 6 तक है। और आपको ये याद होने चाहिए, इसलिए आपके पास ये फोकस कर रहा हूँ। 12 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 6 है। और जब आपके साथ सेक्शन 13 की बात करूंगा, ये इधर देख लो रे, 13(1), 13(2), 13(3), 4, 5, 6 दोनों पैरेलल चलेंगे जी? नहीं, मतलब बेसिकली प्रोविजन लेवल पे अगर आपने गुड्स समझ लिया तो सर्विस बहुत जल्दी हो जाती है। आइए 12 सबसेक्शन 1 जो कि ये कहता है लायबिलिटी टू पे GST। किसने पे करनी है? किसने? या रेसिपिएंट पे करे? रेसिपिएंट पे कर रहा नहीं कर रहा वो सरकार की नहीं, सरकार तो सप्लायर को बोल रही है कि सुन भाई तूने मेरे को पे करना। लायबिलिटी टू पे GST अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर किसी चीज का, इसका मैं बताता हूं आपको कि ये ऐसा होने से क्या हुआ है, इसके अंदर और कोई एनालिसिस नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई जैसे ही आ जाता है आपको अगले महीने उसकी क्या करनी होगी? और आप मुझे बताइए, अगर दुकानदार को पता है कि लायबिलिटी आ गई है, आज मैं बेच रहा हूं, मुझे बताओ मैं GST कब चार्ज करूंगा? आज ही बोलो भाई पैसे GST दे दो। समझ रहे हो? क्योंकि भाई मेरे को पे करना है तो मैं आज ही आपसे, अगर आज उस चीज का टाइम ऑफ सप्लाई है
आई विल चार्ज। ठीक है, आपको ऐसे एकदम से कनेक्ट एकदम से नहीं होगा, ये वाले सेक्शन में कुछ ऐसा है भी नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जीएसटी की पेमेंट किसके अकॉर्डिंगली होगी, टाइम। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तभी तो अगले महीने पेमेंट होगी। समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात ये कि टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकल रहा है बेटा? हम किस चीज का कर रहे हैं, गुड्स का या सर्विस का? हाँ, सर्विस या गुड्स। 12 सबसेक्शन 2 किस चीज के ऊपर है बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब सिंपल सी चीज देखिए, एसी की दुकान है और आपको एसी बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई। छोड़िए ना, उससे क्या होगा, हम लोग एसी वाले जो दुकान है वो जब भी बेच रहा है, ठीक है, हम लोग उसका क्या निकाल रहे हैं कि तेरा टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है, हर ट्रांजैक्शन। आइए क्या बोल रहे हैं सर, प्रोविजन क्या बोल रहे हैं 12 सेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ। जैसे ही तुमने इनवॉइस इशू करा, टाइम ऑफ सप्लाई दुकानदार कह रहा है, और अगर मैं इशू ही ना करूं तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ही। क्या जेएलपी? हाँ, जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मैं वो दिमाग अभी देखना पॉलिसी में, ठीक है, न्यूट्रल पॉलिसी अच्छी होती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप दुकानदार के एंगल से सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना। टाइम ऑफ सप्लाई आते ही मुझे अगले महीने पेमेंट करनी है, इतना आप अग्री करते हो? टाइम ऑफ सप्लाई आते ही मुझे क्या करना है, अगले महीने पेमेंट करनी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आते ही मैं जीएसटी चार्ज करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं, और कैसे आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस इशू कर दिया, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, दैट मींस यू हैव टू चार्ज जीएसटी आल्सो टू द कस्टमर। तो मैं इशू ही नहीं करता ना, टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं आएगा। दुकानदार कहेगा आओ जी पिज्जा खाओ, और बोलो बिल टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, चुपचाप पिज्जा का निकल ले, कॉस्ट तो रिकवर होगी, मैं कहीं इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? इसी तरीके से एसी की दुकान है, 30,000 का एसी है, उसने कहा बिल, मैंने कहा बिल इशू करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि जैसे बिल इशू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, और उससे मेरे को जैसे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, देख तो मुझे तो पे करना, तो चुपचाप एसी ले निकल। तो सरकार कह रही है ऐसे तो दुकानदार मानेगा नहीं, हमें एक लीगल तरीके से बताना पड़ेगा कि ये लास्ट डेट है, तुमने कर दिया तो अच्छी बात, नहीं तो इस डेट को इनवॉइस हम इशू करो और मान लेंगे। तो आगे क्या लिखा है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। आपके हाथ में नहीं है अभी, सरकार बताएगी आपने इशू कब करना है इनवॉइस, नहीं तो आप बोलोगे सर हमारा सर्वर डाउन था, हमने भेजा नहीं, भूल गए, इनवॉइस वाला छुट्टी पे था, कुछ नहीं चलेगी ये सारी बात। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये तो हो गई, तुम्हारे ऊपर छोड़ दी मैंने पहले। उसके बाद क्या बोल रही है सरकार, लास्ट डेट हम बताएंगे, इस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कौन सा सेक्शन बोलेगा ये बात? 30। मेरे कहने का मतलब है, आज मान लो, अच्छा, और इस ए वाले कॉलम के अंदर भी मैंने क्या लिखा है, विच एवर इज, तो सर ये ऊपर वाला अर्लियर किस लिए था? पहला पॉइंट है इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आ रहा है, इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। आपने अभी तक सामान नहीं खरीदा, आपने फोन करा भाई साहब 5 करोड़ का ऑर्डर, उसने कहा ऐसे ऑर्डर नहीं लेते, 1 करोड़ की एडवांस पेमेंट करो पहले। नहीं है तो हम, इतना टाइम नहीं है, कहीं और जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली होता है कुछ। समझ रहे हो? आप फोन करके क्वेरी करते हो ना, जिसकी दुकान रेगुलर चल रही होगी, भाई साहब फोन मत करो, जो है दुकान पर ही आना, एडवांस कर दो, नहीं तो सिस्टम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, मैंने आपको बेचा ही नहीं और मेरे पास 1 करोड़ का एडवांस आ गया, तो क्या उस 1 करोड़ का टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, क्या उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई 12 सबसेक्शन 2 कहता है अर्लियर ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर है। इनवॉइस तो इशू करा नहीं मैंने अभी तक, आप कहोगे सर एडवांस आ गया, बेटा एडवांस पे इनवॉइस इशू नहीं होता।
पेमेंट वाउचर इशू होता है, हर एक डॉक्यूमेंट बनेगा जीएसटी के अंदर, इनवॉइस चैप्टर है, एक एक डॉक्यूमेंट होगा। एडवांस आया है ना तो इनवॉइस इशू नहीं होगा, एडवांस रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर होता है। इनवॉइस तब होता है जब मैंने आपको सामान बेचा, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। इनवॉइस कोई मजाक नहीं कि आपका जब मन कर रहा है आप इनवॉइस इशू कर। इनवॉइस कब होगा वो 31 में आज हम देख लेंगे, लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर रिसिप्ट मेरे को पैसे आज मिल रहे हैं और इनवॉइस इशू कर रहा हूं मैं 28 नवंबर को, विच एवर इज अर्लियर, तो आप मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया, 28/10। ये बात से परेशानी हो गई थी बेटे, ये बात से परेशानी हो गई थी। किसको परेशानी हो गई थी? पूरी इंडस्ट्री में। लोग कह रहे सर हमारा गुड्स का काम, हम कुछ पेमेंट 20% ज्यादा पकड़ते हैं, आप तो पहले से ही जीएसटी लेने आ गए। सरकार ने बोला तो क्या हो गया? दुकानदार ने बोला वैट में ऐसा नहीं होता, वैट में क्या होता था, हम इनवॉइस इशू करते थे, चार्ज करते थे, पेमेंट करते थे, हमें मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप तो एडवांस के अंदर घुसते जा रहे हो। मेरी आपसे बात हो रही है कि हाँ जी आपको सप्लाई करूंगा, आपने 1 करोड़ बैंक में डाला, सरकार बीच में घुस रही है, जीएसटी दे दो, जीएसटी दे दो, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, सरकार ने इस चीज को हटाया। ठीक है, गुड्स के केस में तुम एडवांस पकड़ दो, उसके बेसिस पे जीएसटी भी तुमसे नहीं लो, तो इसलिए मैंने इसको काटा हुआ। अब आप समझ रहे हो टेक्निकली टाइम ऑफ सप्लाई है क्या? इनवॉइस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर एंड द रिसिप्ट लाइन हैज बीन डिलीटेड, राइट, रिमूव्ड, राइट। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता, सिस्टम है ना। ठीक है, कौन से नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू? 66/2000, 2017 में नोटिफिकेशन आई थी, 2017 में जीएसटी आया और इमीडिएट इसको हटवा दी। लेकिन अभी आपको अगली लाइन समझ नहीं आएगी, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता हो, ये जो रिसिप्ट है ना, कुछ कैटेगरी ऑफ दुकानदार के लिए अभी भी एप्लीकेबल है। किसके लिए? कॉम्पोजिशन स्कीम। ये क्या होता है? छोड़ो बेटे उसको, छोटा दुकानदार होता है, कुछ होता है, इग्नोर करेंगे उसको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप आगे बढ़ जाओगे जिस में समझ जाओगे। छोटी दुकानदार, बस मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ ना, कॉम्पोजिशन के अंदर अपना समुंदर है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन वालों के लिए रिसिप्ट जो होता है वो रेलिवेंट होता है, तो मैंने लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसिप्ट इज नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर। ये क्या होता है? दिस इज नॉट राइट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्या मैं कह सकता हूं मुद्दे की बात ये रह गई सर कि जो ले दे के पॉइंट बचा है, तो पॉइंट नंबर यही है ना सर, तो यही रहेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दुकानदार जो कर रहा है या सरकार बता देगी लास्ट डेट। अगर दुकानदार करे ही ना तो सरकार ने जो बताया है विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा, सरकार की बात तो बन जाएगी। मुझे बताइए, क्लियर है जी? अब मुद्दे की एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा, मैं बोला ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट ही रह गया ना आपका इनवॉइस का, ये है जी सेक्शन 30। सेक्शन 31 टेल्स अस द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। एंड प्लीज आप ये मत सोचिए कि आपकी दुकान है, आपने इनवॉइस नहीं इशू करा, किसी को नहीं पता लग रहा। जब तक नहीं पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, दैट्स इलीगल। इफ यू आर सप्लाइंग समथिंग विदाउट इनवॉइस, आपने 31 फॉलो नहीं करा और आपकी कैंसिल कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, आपको जेल हो जाएगी अगर तुमने सिस्टमैटिक वे में इनवॉइस इशू नहीं करा। समझ रहे हो? ये तो बस हुआ है कि जब तक सरकार जो चीजें नहीं देख रही तो चल रहा। समझ रहे हो? नाउ व्हाट इज द लास्ट डेट? हम लोग किस चीज की बात करें, सर्विस की या गुड्स की? गुड्स इन्वॉल्व, अच्छा सप्लाई करा मैंने और सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ सर? एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करा होगा। सपोज करो आपने घर पर डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करा, जोमेटो पे भी जा सकते हो, डोमिनोज की ऐप पे भी जा सकते हो। तो डोमिनोज पिज्जा वाला आ भी रहा है, ठीक है, और उसने बेल बजाई, पर ना जैसे उसने बेल बजाई उसका पिज्जा ना गिर गया, और पिज्जा गिरने का बॉक्स में नहीं था, वो पिज्जा बॉक्स से बाहर आ गया था, और उसने फटाफट वो पिज्जा को दोबारा से बॉक्स में डाला और बंद करा, और डोमिनोज वाला बोल रहा है योर फ्रेश पिज्जा इज रेडी टू बी सर्व,
और वो कह रहा था कि ऑरिगेनो मत डालना सर, ऑलरेडी उसमें डले हुए हैं। और आपने ये सारी बातें देख ली थी कि ये गिरा हुआ पिज्जा है और उसने अच्छे से ऑरिगेनो लगाए। आप मुझे बताइए, क्या आप वो पिज्जा खाएंगे? क्या करेगा? साफ कर फिर खा लेगा। यही अच्छी बात है। अन वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर मैं मिट्टी के खाली हो साथ में क्या हो गया? अच्छा पहले साफ करवाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या आप वो पिज्जा लोगे? इसका मतलब जब तक पिज्जा आपके हाथ में नहीं आया तब तक सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई। अगर वो डोमिनोज वाला रास्ते में ही बाइक पे गिर जाता तो आप पिज्जा ले लेते हो? गिरा हुआ पिज्जा कुछ नहीं लेते, क्योंकि आप जोमेटो पे देख रहे हो बाइक पहले तो सीधी आती टेढ़ी होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा ना गिर गए तो। अरे ऐसा भी होता है। ये अभी सोच के बनाया हुआ है। अरे आगे से देखनी पड़ेगी सीधी आ रही है कि। हाँ जी, क्या हुआ? क्या कह रहे हो आप कि पिज्जा है बंदा गिर गया? ठीक है, क्या आप, क्या वो सप्लाई कंप्लीट हो गई है? नहीं। हाँ जी मैडम, इनवॉइस बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? चलो डोमिनोज इनवॉइस तो बन गया है, खा ही लेते हैं। इनवॉइस बन गया बिल्कुल, पर आप मुझे बताइए कि क्या आप उस पिज्जा को खाएंगे या वापस कर देंगे? सप्लाई अभी एक चीज मतलब आएगी, ग्रो होएगा अपने आप। मैं सीधा बोलूंगा भाई गिरा हुआ पिज्जा दे रहा है, चुपचाप चला जा। ठीक है, और जो पेमेंट है वो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा एक बार पिज्जा खोल के देगा, फोटो खींच के खींचूंगा ऑरिगेनो की, और मैं जोमेटो के उसमें कंप्लेंट सेंटर में भी डाल, यही करोगे ना प्रोसीजर? और वो ऑब्वियसली वो चला जाएगा, ऐसे तो नहीं करेगा नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, और यही बात अगर उसने बेल बजाई होती और आपने पिज्जा ले लिया होता और आप फिर गिरे होते और आपने खुद ऑरिगेनो लगाए होते, तब वो वापस लेता? पिज्जा जैसे ही आपके हाथ में आ गया ना उसके बाद आप गिर जाओ, क्या वो वापस चलेगा? भैया मैं गिर गया था, ये पिज्जा खराब हो गया, ले जाओ। इसका मतलब होता है होम डिलीवरी कर रहे हो तो इसके अंदर मूवमेंट भी चल रही है, उसकी सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई है बेटे। सप्लाई कब कंप्लीट हो रही है? बिकॉज सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपके घर तक जब तक नहीं आएगा कैसे ले लोगे आप उसको? मैं यहाँ से अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ जोमेटो से, अगर वो टूटा हुआ है जब मैं रिसीव करा तब तक मूवमेंट तो है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या मैं रिसीव कर लूंगा उसको? नहीं करूंगा। और दूसरा क्या होता है, अदरवाइज अदरवाइज अच्छा, एक केस हो गया कि सप्लाई के अंदर कंप्लीट तब होगी जब मेरे घर तक आएगा सही सलामत। सप्लाई खत्म कब हो रही है? तब हो रही है। दूसरा क्या है, आप बेटे जाके ही खा रहे हो उधर, अदरवाइज मतलब फाइन डाइन आपने जाया तो उसी टाइम ही दे देगा ना सर। हाँ एक बार फ्लो से बिल्कुल बोलूंगा। मुद्दे की बात ये है, डोमिनोज वाला कह रहा है ये सारी बातें क्या करो मुझे बताओ, मैंने इनवॉइस कब रेस करना? डोमिनोज वाला कह रहा है जब बिक रहा है उसके घर पे, मैं इनवॉइस पहले कैसे रेस कर दूं? बिक कहाँ पे रहा? आपके घर पे जाके बिक रहा है ना। तो सरकार कहती है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। नहीं बिका तो भी सुन लो एक बार, रिमूवल कोई बात नहीं, मेरे सुनने में इम्पोर्टेंट है, पूरे टाइम हैंड राइटिंग की गलतियां निकालते हैं। ठीक है, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन लो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस लेवल पे समझा रहा हूँ बच्चे, बच्चा बस उसी के सिनोनिम्स निकाले जा रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, डोमिनोज वाले को गुड्स निकाल नहीं सकता वो बाहर, बिके है चाहे नहीं बिके इनवॉइस के साथ निकलेगा वो। अगर यहाँ से महाराष्ट्र गुड्स भेज रहा हूँ, उसने बोला है वहां पे चेकिंग होगी तो एक्सेप्टेंस होगी, 500 लैपटॉप भेजने हैं मेरे को यहाँ से, 10 दिन लगेंगे पहुंचने में, उनकी एक टीम में इंस्पेक्शन होगी, एक्सेप्टेंस होगी, सेल तब हो रही है। सप्लाई कब हो रही है? बाद में हो रही है। मेरा आपसे सवाल है इनवॉइस कब इशू करना है मैंने? सामान निकलेगा नहीं बिना इनवॉइस के, जब तो जाएगा नहीं तो। आप अपने सामान को निकाल ही नहीं सकते हो, इसका मतलब ट्रक में जो भी चीजें जा रही हैं, कोई बोले अरे ये तो बिका नहीं जी अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है, इनवॉइस होना चाहिए उसके साथ।
बिका तो नहीं ना अभी तक। डोमिनोज पिज्जा कब बिक रहा है? जब आपके घर पर आ रहा है, लेकिन इनवॉइस के साथ निकलेगा। अगर इनवॉइस नहीं है और रास्ते में जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस बाइक वाले को रोक लिया, तो बेटे वो जो पिज्जा है वो खुद खा लेगा, वो कहेगा ये अलाउड नहीं, कॉन्फिस्केट हो जाएंगे बेटे गुड्स। अगर गुड्स रास्ते में पकड़े जाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा और अगर उसका इनवॉइस नहीं होता तो गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाते हैं। पिज्जा अंडर अरेस्ट। और अगर आप वहीं जाके खा रहे हो, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल, जैसे मैंने आपको पिज्जा दिया टेक्निकली उसी टाइम इनवॉइस। और आप देखोगे डोमिनोज वाला आपको डिलीवरी देने से पहले इनवॉइस दे देता है, उसी टाइम इनवॉइस निकलता है। मैकडोनल्ड्स पे जाओ, किसी पे चल जाओ, इनवॉइस मिल जाता है, फिर उसी टाइम आता है। लेकिन वो पिज्जा या कुछ भी रिमूव नहीं होगा बिना इनवॉइस के। आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट आपको एक दिन का टाइम नहीं दे रही इनवॉइस को लेके। गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारा अगर गुड्स अगर दुकान से निकल रहे हैं तो इनवॉइस के साथ ही निकलेंगे। करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, अब आप मेरे को बताइए, सपोज करो मैंने आपको सामान मैंने आपको जो पिज्जा है ना वो बेच दिया आज, ठीक है, और मैंने इनवॉइस नहीं इशू करा, पर पिज्जा आज रिमूव हो चुका है। सो व्हाट इज द लास्ट डेट? सो दैट्स द टाइम ऑफ सप्लाई। आप इशू करो या ना करो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप पकड़े जाओगे उसका टाइम ऑफ सप्लाई ये दिन था, और आपने कब पेमेंट करी, लेट करी, टाइम ली, सारा दिन। आप मुझे बताइए, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट विच एवर इज। क्लियर है जी? अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये बना सकता हूं, थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल बनाते हैं। 500 लैपटॉप की बात हुई थी ना? ऑर्डर प्लेस हुआ बेटा मेरे पास 10th मार्च को। मैंने बोला ऑर्डर प्लेस करने से कुछ नहीं होता, एडवांस पे करो। एडवांस आया बेटा मेरे पास 15 मार्च को। इनवॉइस इशू करा मैंने 18 मार्च को। गुड्स का रिमूवल हुआ 25 मार्च। डिलीवर्ड 28 मार्च। एंड these laptops are to be accepted or rejected depending upon the quality। तो ये एक्सेप्ट हो गए 29 मार्च को। क्या ऐसे नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। मुद्दे की बात ये है, रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री, मेरी शॉप से 500 यूनिट रिमूव, ठीक है। हाँ जी, कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक्सेप्टेंस को आप 29 अप्रैल कर दो, 29। आप मुझे बताइए कि मेरे को जीएसटी के अकॉर्डिंगली पहले टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई कहने से दिस इज इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स है ये, तो हमारे लिए सिर्फ लिमिट नंबर ए है, डेट ऑफ इशू और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। क्या डेट ऑफ रिसिप्ट रेलिवेंट है? नहीं है relevant। अब आप मुझे बताइए मैंने इशू कब करा इनवॉइस? 18/3। और लॉ क्या कह रहा है कब करना है? सरकार कह रही है बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी करते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरकार क्या कह रही है, दिस और दिस विच एवर इज। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फाइनली? आई हैव टू चार्ज जीएसटी ऑन 18th, क्योंकि जो इनवॉइस है उस पर 18 मार्च, और मेरे को पेमेंट कब करनी होगी? 20 अप्रैल को पेमेंट। हमारे आगे आपको किस तरीके से फ्लो चल रहा है, ये सारा डेटा रिलेवेंट है। वैसे आपके लिए मुद्दे की बात क्या थी? इनवॉइस कब इशू करें, और दूसरी बात रिमूवल कब हो। अगर मैं इसकी रिमूवल, ठीक है, दूसरा केस बना देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी रिमूवल 15/3 को ही कर दूं, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा?
भाई साहब रिमूवल हो चुकी है, बाद में क्यों इशू कर रहे हो, ये 18/3 का कोई रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज द डेट ऑन विच यू इशू और द लास्ट डेट विच एवर इज, कायदे से सरकार रिमूवल से एक दिन ज्यादा नहीं दे रही। आप आपकी दुकान में गुड्स पड़े हैं, चुपचाप पड़े रह सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो इनवॉइस के साथ जाएंगे। कहिए साहब, क्या आपको फॉरवर्ड चार्ज क्लियर है पूरा का पूरा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आइए। हाँ जी, LIC ले लोगे? पक्का? आज बोल रहे हो, कल मना कर दो। हाँ, कमीशन तो होती नहीं है, मैं तो आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ, लाइफ इन शॉर्ट होनी चाहिए। मैं खुद ही रिसीव नहीं करूंगा कुछ ना। हाँ बेटे, पर LIC ना वैसे ही कह रहा हूँ, ले लेनी चाहिए आप, है ना, अच्छा होता है प्रोडक्ट, सेफ फील करते हो आप। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, क्या लिखा है बेटे? थ्री 25 तक कर दो। देखो पता क्या है, वैसे तो आप सही कह रहे हो, पर मुझे लग रहा है कि पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो, समझ रहे हो? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ RCM। RCM क्या होता है जी? रिवर्स चार्ज। RCM के केस में 3 लिमिट चलेंगी, चलो अगर आपको स्लो लग रहा है फटाफट बोलूंगा। RCM के अंदर रेसिपिएंट के पास गुड्स आ रहे हैं, वो कह रहा है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है, यानी कि सरकार, क्योंकि अब RCM के केस में सप्लायर की टेंशन है या रेसिपिएंट की टेंशन है? रेसिपिएंट कह रहा है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो रेसिपिएंट का टाइम ऑफ सप्लाई कौन से सेक्शन में निकल रहा है बेटा? 12 सब सेक्शन 3, और वो ये है 3 पॉइंट्स है। अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, मान लो गुड्स रिसीव हुए बेटा आज क्या डेट है? 28। मेरी फैक्ट्री में गुड्स रिसीव हो गए। संजय तूने LIC करवाई है? करवानी है? नहीं भैया, खुद ही कह रहा था, तूने खुद बोला था ना सर LIC करानी। ये बच्चों को समझा फायदा होता है LIC, समझ नहीं कितनी करवानी है? 4-5 पॉलिसी करानी तो दो, ठीक है, क्या बोल रहा? 2 पॉलिसी सर, अब तो छुट्टी कर दो, मिल गया अपना LIC। हाँ जी, कितनी दिहाड़ी हुई हमको? ऐसे कौन बोलता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आज गुड्स रिसीव हुए, एक डेट हो गई। दूसरी डेट देखिए, डेट ऑफ पेमेंट। सर यहाँ पे नहीं पेमेंट बंद हो रही, नहीं हो रही, फॉरवर्ड चार्ज में तो वो रिसिप्ट पेमेंट वाला बनता, यहाँ पर पेमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं रेसिपिएंट हूँ, आज गुड्स आए, ठीक है, अब ये पेमेंट के अंदर ना कुछ लिखा हो, अगर मैंने बुक्स में आज रिकॉर्ड करी पेमेंट, मतलब जैसे मान लो मैंने चेक दिया, तो मैं क्या क्या एंट्री डालूंगा? मान लो आप सप्लायर हो, मैं रेसिपिएंट हूँ, गुड्स आए, मैंने आपको अभी पेमेंट कर दी, एंट्री क्या डाल दूंगा? क्रेडिट टू बैंक। तूने परचेज करा होगा मैंने, जब भी गुड्स आ गए, क्रेडिट टू बैंक, ठीक है। तो डेट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ, क्योंकि टू बैंक करा तो आज पेमेंट है, लेकिन बेटे मैं तो चेक दिया था 4 दिन बाद लगा चेक। और डेट ऑफ डेबिट इन, डेट ऑफ डेबिट पासबुक में कब दिख रहा है? विच एवर इज, आप बोलोगे ये बढ़िया है सर, आप बुक्स में एंट्री ही ना डालो, सीधा पेमेंट कर दो, तो पेमेंट की डेट तो आई जाएगी। सरकार कुछ भी नहीं करेगा, पेमेंट ही नहीं करेगा। पेमेंट कर देगा तो बैंक तो तेरी नहीं सुनेगा ना, बैंक तो डेबिट कर ही देगा ना। आपने पेमेंट की एंट्री डाली नहीं बुक्स में, ठीक है, आपने पेमेंट की एंट्री नहीं डाली, लेकिन आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो बेटा बैंक में तो आ ही जाएगा। अगर आपने कैश में करा तो फिर यहां से आप कह सकते हो हाँ सिर्फ बुक्स की बात रह जाएगी, उसके पीछे और क्लॉजेस लगा दूंगा, तेरे ऊपर जेल तो हो जाएगी तुझे। समझ रहे हो? तो डेट एंटर्ड इन बुक, हाँ जी,
हाँ दे दो, पहले 3 लिमिट याद कर लो। पहली लिमिट क्या थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, मैं डेट ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज कंफ्यूज मत करना कि वो रिसीव कब कर, रेसिपिएंट की बात हो रही है, मैं पे कब कर रहा हूँ उसकी बात हो सकता है कि मैंने चेक आज का दिया, पेमेंट लगी 5 दिन बाद, तो कौन सी डेट पकड़ूंगा? आज का 5, विच एवर इज अर्लियर लिखा रे, विच एवर इज अर्लियर। मैंने चेक इशू आज करा, मैंने एंट्री आज ही डाली होगी सिस्टम्स के हिसाब से, तो क्योंकि जब भी इशू करता हूँ एंट्री डालता हूँ, 10 दिन बाद चेक लग रहा है, आज की डेट ही होगी ना, विच एवर इज अर्लियर है। और अगर मैंने चेक इशू करा और मैंने कोई एंट्री नहीं डाली, 10 दिन बाद चेक लग रहा है, तो 10 दिन बाद ही होगा ना, क्योंकि अगर बुक्स है ही नहीं तो विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है ना। मैं तीसरा पॉइंट बताइए, इनवॉइस डेट किसने इशू करा है? हालांकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू कर दे। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जब जीएसटी लगा होता है, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसको इनवॉइस ही लिखा जाता है जनरल लैंग्वेज में। और उसमें कितने दिन जोड़ने हैं बेटा? लॉ के अंदर लिखो, ये वाली जो लिमिट है आपकी, थर्ड वाली जो निकल रही है वो 30 डेज की, लॉ के अंदर। सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मेरे को गुड्स रिसीव हुए 10th अप्रैल, सर ये कैसे पता लगेगा? बेटे फैक्ट्री के अंदर ट्रक ऐसे नहीं होता कि सीधा दरवाजा खोले ट्रक घुस गया गेट पे, ठीक है? फैक्ट्री रजिस्टर होता है, नॉर्म्स होते हैं कि कौन सा ट्रक किस व्हीकल नंबर पे क्या सामान आया, सारी बात हो। तो 10/4 को, ठीक है, रिसीव हुआ, मैंने पेमेंट करी 10/6 को, विच एवर इज अर्लियर में 10/6 मेरा आंसर आया। कैसे आया ये लगा लो, 10/6 की मेरी बुक में एंट्री है, 10/7 को बैंक में से निकला, तो क्या पकड़ूंगा मैं? 10/6। मेरे को जो इनवॉइस मिला था, जो भी डेट है उससे मैं कितने दिन जोड़ूंगा? 30 दिन। हम देखेंगे कैसे निकलता है, पर पहले लिमिट समझ लेते हैं। और 30 डेज जोड़ने के बाद आ रहा है 5 मार्च। आप मुझे बताइए, व्हाट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई? विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 5 मार्च। और अगर 5 मार्च है तो मुझे 20 अप्रैल को पेमेंट करनी। 5 मार्च टाइम ऑफ सप्लाई आ गया ना, पेमेंट कब करोगे? अगले महीने 20 तारीख को। कहिए साहब क्लियर है? ये वाली लाइन देखिएगा, थ्योरेटिकल है पर पेपर में आ जाती है। इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट पॉसिबल अंडर ABC, सर ये डेटा नहीं मिल पा रहा, गुड्स व्हेन रिसीव्ड, इनवॉइस डेट नहीं पता लग पा रहा, क्या सिचुएशन नहीं पता लग पा रहा बेटा, तो आप मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ। आपने जब भी कोई एंट्री डाली है परचेज की या किसी भी चीज की, जो भी एंट्री मेरे को मिलेगी आपकी, मैं उसका टाइम, उसी दिन का टाइम ऑफ सप्लाई मान। क्लियर है जी? क्या आपको रिवर्स चार्ज क्लियर है? इसके ऊपर हम एग्जांपल्स बना लेंगे। अब आप मुझे बताइए 3 लिमिट्स बता दो एक बार रिवर्स चार्ज। सबसे पहली कौन सी थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरी डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब था एंट्री इन बुक्स और डेबिट इन द पासबुक विच एवर इज अर्लियर। और तीसरा इनवॉइस डेट में कितने दिन जोड़ने हैं? 30 दिन। इन तीनों में से जो भी अर्लियर आएगा दैट इज माय टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी 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 गुड। एग्जाम्पल बना दूंगा, ब्रेक फ्लो से हो जाओ, मेरे को करवाना है दोबारा इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। समझ रहे? अभी 3 लिमिट याद हो गई ना। हाँ जी, अगर ABC तीनों के थ्रू नहीं पता लग रहा तेरे को, टाइम सप्लाई नहीं निकाल पा रहा तो क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट की बुक्स में जब भी एंट्री डली हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो ले लो, ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। बच्चे एक बात बताओ, जैसे सपोज करो कि आपने सोचा कि सौरभ सर को कोई गिफ्ट देते हैं, सोचा, ठीक है? तो ऐसे सोचा कभी या नहीं सोचा? कोई बात नहीं बेटे, गलती हो कोई बात नहीं, आप अब सोच लेना, ठीक है? जो चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो उस पे आप गिफ्ट दे सकते हो ना? नहीं, टीचर्स डे पे हमें कहाँ मिला था, ठीक है? तो नहीं बुलाया था हमने सब बच्चों को, ठीक है? तो एक बात बताइए, सपोज करो कि आपने सोचा कि मतलब ना सौरभ सर को ना गिफ्ट देना, ठीक है?
तो आप क्या गिफ्ट दोगे वैसे? रहने तो मैं नहीं पूछूं तो सही है। मेरे लिए गिफ्ट LIC कर्सर राइटिंग वो तो इनाया की बहुत बड़ी है घर में यार। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली आपने सोचा कि यार डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है यार क्या दें, तो आप ना शॉपर स्टॉप चले गए। शॉपर स्टॉप सुना आपने? जिन्होंने नहीं सुना, ब्रिटिश सिटी वॉक में ना एक शॉपर स्टॉप है। शॉपर स्टॉप क्या है? एक मतलब इट इज अ, जैसे बिग बाजार होता है ना, बिग बाजार में सारी चीजें, हाँ ठीक है, तो शॉपर स्टॉप में सारा कपड़ों का, क्लोथिंग, सारी ब्रांड्स मिलती है। एडिडास, नाइकी, ठीक है, लुई फिलिप्स, सारी आप जाओगे एक ही जगह पर, आपको सब ब्रांड्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ठीक है। मतलब वॉचेस, हर चीज, परफ्यूम, सब कुछ होगा शॉपर सिटी वॉक पे जाओ तो आप वहां जा सकते हो, आपको जो शॉपिंग करनी है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे लिए वो तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप ना सिटी वॉक गए भी और आपने देखा यार यहाँ पे तो शूज पड़े हैं, टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपने सोचा कि क्या ले, आप कंफ्यूज हो गए। आपने कहा एक काम करते हैं, सर के लिए ना एक वाउचर ले लेते हैं। शॉपर स्टॉप को बोलते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा सर को क्या गिफ्ट करना है, आप 10,000 पकड़ो। आप 10,000 पकड़ो, शॉपर स्टॉप को दिए, और शॉपर स्टॉप ने आपको क्या इशू कर दिया? वाउचर। दिस वॉज ओरिजिनल और, ठीक है। आप मुझे बताइए, तो शॉपर स्टॉप ने आपको वाउचर इशू कर दिया, और वो वाउचर अब आप किसको दे दोगे? थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने मुझे दे दिया। अब आप मुझे बताइए, मैं इस 10,000 के वाउचर से क्या टी शर्ट खरीद सकता हूँ? शर्ट, शूज, वॉट एवर शॉपर स्टॉप हैज, मैं वो खरीद सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इन पे रेट अलग अलग हो? तो आप मुझे बताइए, जब आपने शॉपर स्टॉप को 10,000 रुपए दिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया क्या शॉपर स्टॉप के लिए कि वो GST भी चार्ज करते? क्या उसे पता है कि अब जो भी इंसान आएगा जो सामान लेगा वो क्या लेगा, तो मैं क्या GST लगाऊं? टाइम ऑफ सप्लाई, रेट भी तो चाहिए होता है। टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया, रेट भी तो समझना पड़ता है ना, इतना रेट लगाना है। तो कहने का मतलब ये है, इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, अभी वाले केस में बताइए आइडेंटिफिएबल है नहीं है, तो ये आ रहा है अदरवाइज, यानी कि शॉपर स्टॉप ने इशू तो कर दिया, हमने 10,000 तो दे दिए, पर शॉपर स्टॉप को समझ नहीं आ रहा GST का क्या रेट होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो एडवांस पेमेंट ही तो है ये, कौन सा बिका है कुछ? टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? इन केस ऑफ रिडेम्पशन। जब मैं वहां पे जाऊंगा, मैंने वहां पे 5 शर्टें ले ली, तब उसे पता लगा कि 10,000 का यूज कैसे हुआ, 5 शर्टों से हुआ, फिर GST लगे। और अगर शॉपर स्टॉप डील्स ओनली इन टी शर्ट्स, ओनली टी शर्ट्स, तो जब इशू हुआ था वाउचर, उसको पता था जो भी बंदा आएगा टी शर्ट के अलावा थोड़ा ना कुछ ले लेगा। एक बार सुनना, टी शर्ट के अलावा थोड़ा ना कुछ ले लेगा। तो क्या जब वाउचर इशू हुआ उसी टाइम उसे पता नहीं है कि शर्ट बिकेगी, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, विच इज टेक्निकली, अगर मैं बोलूं तो इस केस में आपको ये लग सकता है सर ये तो एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई आ गई। क्या बिकी अभी तक? मैं 2 महीने तक ना आ जाऊं वाउचर लेके, फिर भी अगर मैं आपको जब वाउचर दे रहा हूं, अगर मुझे पता है कि शर्ट ही बिकेगी, अब शर्ट पे तो रेट सेम होगा ना, तो वो उसी टाइम GST काट लेगा बेटे। आई मीन उसको सरकार को उसी टाइम देना GST। होमोजीनियस की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि व्हाइट शर्ट पे 2% चल रहा है, ब्लू शर्ट पे 4%। शर्ट के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर शर्ट टी शर्ट भी अगर होती है तो सेम ही चल रहा हो। हाँ जी, क्या मैडम? मैडम ना तो मेरी हैंड राइटिंग भी आपको समझ नहीं आती, मेरे को आवाज भी नहीं आ रही, हैंड राइटिंग आ जाती समझ? अच्छा हाँ, क्या है बोलो, तेज बोला करो ना।
मैं देखो तेज बोलता हूँ। हाँ हाँ बताओ बताओ। अगर शॉपर स्टॉप में शर्ट ही मिलती होगी तो आप वहां पे ट्राउजर मांगोगे क्या उनसे कि मैं वेट करता हूँ ट्राउजर बनाओ? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो शॉपर स्टॉप को पता है ना, आप अगर कभी सलोन में जाते हो वहां पे हेयर कट होता है, ठीक है, वहां पे कलरिंग होती है बाल की, और क्या होता है, हेड मसाज होता है, सलून के कई प्रोडक्ट्स, अगर उस पर अलग अलग रेट है तो जब वो वाउचर इशू करे उसे नहीं समझ आएगा भाई ये बंदा आएगा हेयर कट कराएगा क्या करेगा। लेकिन अगर सलून सिर्फ हेयर कट सर्विस देता है तो उसे पता है ना। मुद्दे की बात ये है, जिस टाइम पर मैं आपको वाउचर इशू कर रहा हूं, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ। और अगर जब मैं आपको वाउचर इशू कर रहा हूं मुझे नहीं पता वेदर यू टेक, आप हेयर की सर्विस लोगे कोई और सर्विस लोगे, तो जब रिडेम्पशन होगी तब देखेंगे रेट। और आपके दिमाग में ये क्लिक जरूर होना चाहिए कि सर अगर आइडेंटिफिएबल है तो टेक्निकली हमने बेचा तो नहीं है, क्योंकि वो बंदा हो सकता है कि 2 महीने बाद है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई पहले आ रहा है पेमेंट के टाइम पे, तो ये तो एडवांस पेमेंट पे लग रहा है टाइम, ये समझ आना चाहिए आप। तो भी लग चुका है सरकार को क्या ठीक बताइए, बताइए क्लियर है किसको? ऐसा होता है जनरली कभी कभी। हाँ ठीक है ना, बस बेटे खत्म होने वाला है बेटा। हाँ क्लास खत्म होने वाली है बस, 3:30 तक खत्म कर दूंगा। लास्ट है नहीं, 12 सबसेक्शन से कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा देखना। पता नहीं है तो आधे घंटे का ब्रेक नहीं, क्लास मैंने जो ग्रुप में लिखा है उसमें ब्रेक नहीं है। नहीं देख लो, 3:30 से 4:30 है आपकी क्लास। हाँ दो मैसेज नहीं लिखा हुआ, कितने बजे है? नहीं हो ही नहीं सकता, सही में 4 से 5? मैं इसलिए पता कर रहा हूँ, फिर इसका मतलब मैं थोड़ा जीएसटी लंबा पढ़ा पाऊंगा ना, 4 बजे तुम्हारी क्लास। उनकी 3:30 सही सही बताओ कितने बजे क्लास? 4 बजे लिखा है, कूल यार, फिर तो बहुत टाइम है भाई, फिर क्या टेंशन। हाँ आप जो बोल रहे हो बेटे मैं मान जाऊंगा, उसमें क्या कोई बड़ी बात, आपके लिए जान हाजिर है बेटे, आप बोलो एक बार, मेरे कहने पे आप एक LIC नहीं करा रहे, मैं LIC में श्योर करा दूंगा। ठीक है आइए, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था इंटरेस्ट भी तो मिलता है, ध्यान है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था। वो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मैं आपको 20, एक AC है, फोन है एक 50,000 का, मैंने उसका बिल कितने का बनाया, 20,000। क्यों बनाया, ताकि वैल्यू पे ही लगे बस GST। फिर मैंने बोला एक महीने उसमें ना टर्म डाल दूंगा नीचे इनवॉइस के नीचे कि अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो 30,000 की क्या लग जाएगी, पेनल्टी। 30 दिन निकल गए, आपने वो पेनल्टी मुझे दे दी। अब आप मुझे बताइए, वो 20,000 का टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो जो गुड्स का वो जो था वो तो डेट ऑफ इनवॉइस हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रिमूवल, मतलब एज पर सेक्शन 30 जोड़ लिया। लेकिन ये जो 30,000 आपने मुझे 30 दिन बाद 31 दिन बाद दिए, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? आप समझ गए क्या एग्जाम्पल बनाया मैंने? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिसिप्ट। ए ने बी को गुड्स बेचे जो कि थे वैल्यू 20,000, और क्या बेचा है जी, मोबाइल बेचा है जी। कौन सी तारीख को, आज क्या डेट है, 28 अगस्त। आप मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस ही होगा ना।
अगर अभी कुछ और नहीं बोल रहा, रिमूवल भी इसी दिन हो रहा है, सब हो रहा है, यही है ना। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी कि अगर आपने 1 महीने में पेमेंट नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो टर्म डाली हुई थी मैंने, कोई पैसा थोड़ा ना ले लूंगा आपसे अभी के अभी। तो 28 अगस्त है, तो मोटा मोटी 30 दिन कब खत्म हो रहे, 28 नवंबर। और अब बी ने मेरे को कितने रुपए पे करे बेटा, क्यों नहीं देगा क्या, 30,000 देगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दिस 30,000, टाइम ऑफ सप्लाई 30,000 बोलो रे। ये इंटरेस्ट पेनल्टी की टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट। तो मैंने रिसीव कब करा है, 28/11 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई इसका तो 28/11 को आएगा। आपको समझ आई क्या बोला मैंने, गुड्स और क्या अलग अलग आएगा, क्योंकि वो कंडीशन ही है, ये 30 दिन बाद होगा तो पेनल्टी लग रही है। तो आप पेनल्टी जब 30 दिन हो गए तभी तो पेनल्टी लूंगा आपसे। बिल्कुल लगता है, लास्ट क्लास में देख लिया। अब हो सकता है अब जब मैं इसको इस पेनल्टी के अगेंस्ट कोई इनवॉइस दूंगा तो या तो बोलूंगा 30,000 और साथ में 3,000 का और दे जीएसटी, और अगर ऐसा नहीं करा तो उसको इंक्लूसिव मानूंगा। मुद्दे की बात ये है, इसने बोला सर 30,000 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं 18,000 ही दे सकता हूँ। 30,000 की बात हुई थी सर, उसने वेवर लेके 18,000 दिए। मुझे बताइए 18 पे ही लगेगा भाई, बिकॉज वॉट एवर यू, और वैल्यू में ऐड कितना होगा, 18 ही होगा, वैल्यू में भी 18 ही ऐड होगा। ऑन ड्यू बेसिस कुछ ऐड नहीं होगा इसमें, जो इंटरेस्ट और पेनल्टी होती, वॉट एवर यू रिसीव विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो आपके गुड्स थे वो टेक्निकली कितने के हो गए, 20 + 18 38 के, और जिसमें से 20 का टाइम ऑफ सप्लाई तो इनवॉइस पे ही आ गया, और 18 का टाइम ऑफ सप्लाई कब आया, 28 में। वेवर ले लिया ना, बताइए यहां तक क्लियर है। वेरी 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 गुड बेटे, आपने 12 सबसेक्शन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया, पर आपने 5 किया। क्या 5 को बुरा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लग रहा, 12 सबसेक्शन 5 बुरा मान जाएगा बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ये वाला बस खत्म है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये तो कुछ बोलने का ही नहीं है। देखो जो भी लिखा हुआ है सारा तो काट दिया मैंने, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12(2) नहीं निकल पा रही, डेटा नहीं हमारे पास, 3 में भी नहीं निकल पा रही, 4 में भी नहीं निकल पा रही। यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन देखो 12 सबसेक्शन 1 में तो वैसे ही नहीं लगता, 2 था फॉरवर्ड चार्ज, 3 था रिवर्स चार्ज, 4 था वाउचर, नहीं लग पा रहा, और ये आखिर वाला तो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई 2 3 4 के हिसाब से नहीं आ रही, तो इफ पेरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, जीएसटी की रिटर्न भी जाती, हर महीने जाती है रिटर्न, कुछ केसेस में क्वार्टरली जाती, कुछ केसेस में एनुअली जाती, वो मुद्दे की बात नहीं है। अगर पेरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, डेट ऑन विच सच रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय हैज टू बी फाइल्ड, ड्यू डेट हैज टू बी फाइल्ड मतलब यही इस दिन को जमा होती है। तो अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल ही नहीं रहा तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। और अगर ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये किस कैटेगरी का बंदा है जो ड्यू डेट लगेगी, अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टाइम, लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि तेरे को पेमेंट जो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। 12 सबसेक्शंस, क्या वो दूसरी बुक निकाल रहे हो क्या बैग में से, प्रैक्टिस नहीं करोगे। 12 सबसेक्शन 6 तक क्लियर है। एक बार मुझे बता दो 12 सबसेक्शन 1 क्या था, लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। 12 सबसेक्शन फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ रिसिप्ट हट गया था थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, डेट ऑफ रिसिप्ट रिलेवेंट नहीं था। 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज, 3 लिमिट थी। सबसे पहली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट डेट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट में क्या था, बुक्स और डेट ऑफ डेबिट व्हिचएवर इज अर्लियर, और तीसरा डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज।
12 subsection 4 था voucher. If supply is identifiable at the time of issue of voucher, मुझे supply पता है जब मैं voucher issue करूंगा तो क्या बेचूंगा मैं, तो time of supply, issue of, date of issue of voucher. And if supply is not identifiable, date of redemption. 12 subsection 5 था 12/2, 12/3, 12/4 नहीं लग रहा, और अगर आपके ऊपर रिटर्न की ऑब्लिगेशन है तो डेट, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, और अगर तब भी नहीं पता लग रहा तो डेट ऑफ पेमेंट. 12 सबसेक्शन 6 था इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस. इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेनल्टी और वेरी 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 गुड. भेज दूंगा, खत्म होने दे क्लास. मेरी स्क्रीन पे क्या आ गया, नहीं बेटे पढ़ाओ बेटे, या तो LIC ले लो, डील कर. नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ. हाँ LIC जो, हाँ फ्री में का होता मैडम LIC के साथ, ठीक है. आप ही का तो फायदा मैडम LIC में, आप तो एक्टिव नहीं तो बाकी होगा LIC नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है चलिए यहाँ तक रखते हैं जी. थैंक यू वेरी मच. ओके बाय बाय. अभी सांस लेने के लिए समय ले रहे हो? हाँ भाई, हाँ ले रहे हो भाई अब और हिम्मत नहीं है अभी, हिम्मत नहीं है. अब रिलैक्स करेंगे. हिम्मत नहीं है. डाउट्स की है